नाज़रीन खिदमत में आज़म शाहिद का आदाब। आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ख़ास गुफ्तगू। इसका मौजू है इज़्ज़त मआब वज़ीर आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम अक़लियतों की बहबूद के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि इस विशाल देश में सबको यकसां मौक़े मिले, सबको यकसां हुकूक़ मिले, इस पर तवज्जो दी जा रही है। अक़लियतों की बहबूद के लिए इस ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब, जो हुकूमत कर्नाटक में सीनियर IAS ऑफ़िसर हैं। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट महकमा महसूलात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज़ हैं। इससे पहले हुकूमत कर्नाटक के अक़लियती बहबूद महकमे में तकरीबन 3 साल तक आपने सेक्रेटरी के तौर पर अहसन खिदमत अंजाम दी हैं और ये प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए है, इसके बेहतर एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने काबिल लिहाज खिदमत अंजाम दी हैं। मोहसिन साहब, आपका खैर मक़दम है जी। जिस तरह के हम जानते हैं 15 नुकाती प्रोग्राम की एक पहली पॉइंट, जो पहला नुक्ता है कि अक़लियती तबके से जो वाबस्ता बच्चे हैं, स्कूल जाने से पहले ने प्री स्कूल उनका जो प्रिपरेशन होता है, आंगनवाड़ी का क़ियाम करना, और इसी तरह माइनॉरिटीज़ के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनसे वाबस्ता जो ख़वातीन हैं, गरीब ख़वातीन हैं, जो हामिला औरतें हैं, उनके लिए बेहतर तग़ज़िया फ़राहम करना, उनके लिए मेडिकल काउंसलिंग फ़राहम करना, ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम है, जो सर्विसेज हैं, इसके ताल्लुक़ से कुछ आप अपने तासुरात बयान करें। देखिए, जो 15 निकाती प्रोग्राम है, वज़ीर-ए-आज़म का 15 निकाती प्रोग्राम है, ये अक़लियतों की फ़लाह और बहबूद के लिए जी इंतहाई मुनफ़रद प्रोग्राम है। और जैसा आपने कहा कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं या हामला औरतें हैं, उनके नशोनुमा के लिए जो तग़ज़िया हो सकता है, उनकी बेसिक लर्निंग हो सकती है, उसके लिए बहुत इंतहाई प्रोग्राम है। इसमें जो है आंगनवाड़ी के ज़रिए जो ICDS का हमारा प्रोग्राम होता है, जी हाँ, उसके तहत जो है बच्चों को वहाँ पर फीडिंग दिया जाता है। प्रेग्नेंट औरतें जो हमला औरतें हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम होता है, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम होता है, उनके लिए आयरन टैबलेट्स वगैरह का इंतज़ाम होता है। तो उससे जो है बच्चों की सही नशोनुमा पर बहुत ख़ास ध्यान दिया जाता है। यानी बच्चे जब स्कूल जाने के काबिल बन जाते हैं, हाँ, उसके पहले उन्हें प्री स्कूल जो ट्रेनिंग दी जाती है आंगनवाड़ी में, जी, तो उससे जो है अच्छी तग़ज़िया का और अच्छी नशोनुमा के लिए, ताकि जब बच्चा अगर नशोनुमा अच्छा होगा, वो मजबूत होंगे, तभी तो हमारे मुल्क के अच्छे शहरी हो सकते हैं। जी। इसके लिए खुसूसी तौर पर हमारे आंगनवाड़ी के ज़रिए ये काम पूरे मुल्क में किया जाता है। जी। और अपनी रियासत कर्नाटका में भी इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जी हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ ख़ास तौर से। बल्कि एक और चीज़ बात है जो 15 निकाती प्रोग्राम के तहत आती है कि जहाँ जहाँ पर अक़लियतें की तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर इन जो है आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें जो है थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखा जाता है। बल्कि ये भी इस हुकूमत कर्नाटका का एक स्कीम है कि जहाँ जहाँ पर अक़लियतें ज़्यादा हैं, तो उनकी ज़बान में ही उनको जो है तालीम दी जाए। जैसे उर्दू हो सकती है या मलयाली हो सकती है, जो जहाँ पर हैं लोग हैं, उसके हिसाब से उनको खुसूस तौर पर नशोनुमा की मौका दिया जाता है। जी, जिस तरह मोहसिन साहब अभी आपने तालीम का जिक्र किया कि सहूलतें दी जाती हैं, अब ये प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम में एक अहम नुक्ता ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर, कौमी सतह पर जो सर्व शिक्षा अभियान है, और इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, इन स्कीमों के तहत भी वो इलाके, जो वो ब्लॉक्स, वो विलेजेस और जो वो शहर जहाँ माइनॉरिटीज़ ज़्यादा बसते हैं, वहाँ भी तालीमी सहूलतें फ़राहम करने के लिए इन्हें मदारिस क़याम के लिए कोशिशें की जाती हैं। नहीं, ये सही बात है कि जो 15 निकाती प्रोग्राम के तहत जो है ख़ुसूसी तौर पर अक़लियतों की तालीम के लिए कस्तूरबा बालिका विद्यालय हो सकता है, या कर्नाटका में मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल हैं, और या हाई स्कूल हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हाई स्कूल की कमी है, वहाँ पर ये कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम के तहत वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है हाई स्कूल का एलोकेशन करती है, या कस्तूरबा बालिका विद्यालय का करती है, या दीगर इदारे हैं, अगर गवर्नमेंट के इदारे हैं, हाई स्कूल है, उसमें स्कूलों रूम की कमी है, तो उस मौके पे वो रूम की कमी को भी पूरा करते हैं। यानी ये इदारे उन इलाक़ों में क़ायम किए जाते हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन, उनकी आबादी ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अक़लियतें जो हैं वो तालीम में काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। हमारे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, कुंडू रिपोर्ट है। तो इस लिहाज से कोशिश ये होती है कि इन जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है
उनको सपोर्ट दिया जाए। हो सकता है तालीम रूम की कमी हो, या ऑडियो विजुअल एड्स की कमी हो, कंप्यूटर्स की कमी हो, लाइब्रेरी की कमी हो, तो खुसूसी तौर पर कोशिश होती है कि उनको जो है लाइब्रेरी दिया जाए, लेबॉर्ट्री दिया जाए, ताकि जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें और आगे बढ़ सकें। यानी उनकी तालीमी पसमानदगी पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। जी जी। जिस तरह अभी आपने बताया कि तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक हद तक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक पहुंचाना भी इस स्कीम में शामिल है। जिस तरह हम देखते हैं कि ये 15 नुकाती प्रोग्राम में एक नुक्ता, एक पॉइंट ये भी है कि उर्दू स्कूल्स जो हैं उसकी खस्ता हाली को दूर करके उर्दू स्कूल्स को भी दीगर मदारिस के मुकाबिल में ला खड़ा करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह के उर्दू मदारिस में उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर हो या उनकी बहाली हो, या उर्दू मीडियम स्कूल्स को भी तरक्की देने के लिए इसमें पैकेजेस रखे गए हैं। बिल्कुल सही है। जैसे कि बहुत सारे आमतौर से अक़लियतें, ख़ासकर मुसलमान जो हैं वो मदारिस में जाते हैं, तो उनमें हुकूमत की कोशिश है कि भाई आपको जो मॉडर्न एजुकेशन है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उसकी भी तालीम दी जाए। आपके यहाँ लाइब्रेरी की कमी है, उसको पूरा किया जाए। तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है, SPQM कहलाता है, और IDMI है, 2-3 स्कीम हैं। उसके तहत जो है इन मदारिस को मॉडर्नाइज किया जाए, ताकि वहाँ बच्चे, यानी जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं इसके अलावा भी जो दीनी मदारिस हैं उसके मॉडर्नाइजेशन पे भी तवज्जो दी जाए। ये बात सही है कि न सिर्फ दीनी तालीम हो बल्कि असली तालीम हो, जो मॉडर्न एजुकेशन है वो उन बच्चों को भी मिले, ऐसी ये पूरी कोशिश होती है। यानी दीनवी तालीम के साथ साथ उनको दुनियावी यानी असरी उलूम जो हैं, बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन की भी सहूलतें हैं। बिल्कुल सही बात। अब ये वो मदारिस चलाने वाले अहबाब इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए उनको किस तरह से रुजू करना पड़ता है, कहाँ अप्लाई करना पड़ता है? देखिए, जैसे कि अगर आपके मदारिस हैं तो आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए, महकमा तालीम के ज़रिए हो सकता है, या हायर एजुकेशन के इदारे हैं, टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं, ITI वगैरह हैं, तो उनको चाहिए कि जो है आपके जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी जैसे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है या वक्फ बोर्ड हो सकता है, उससे अगर वो रजिस्ट्रेशन करें और एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनका अकाउंट सही से मेंटेन होना चाहिए, ये सब अगर वो जिम्मेदारी पूरी करें तो मुझे लगता है कि वो सारी स्कीमों का वो फ़ायदा। ये ज़रूरी है कि वो अरबी मदारिस यानी दीनी मदारिस जिनका हुकूमत के कोई इदारे जैसे कि वक्फ बोर्ड वगैरह हो, उसके पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है इसका? नहीं, बिल्कुल बिना रजिस्ट्रेशन के तो मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के ग्रांट्स लेते हैं तो उसकी जो है एक जिम्मेदारी होती है, तो उसको आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं, जो इस मकसद के लिए दिया गया है वो बच्चों को उसकी फैसिलिटी मिल रही नहीं मिल रही है, इसके लिए थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है। तो ये ज़रूरी है। तो वहाँ दीनी मदारिस में जिस तरह के मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो या साइंस, दीगर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर साइंस वगैरह, जो उस्ताद तकर्रुर किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी तनख्वाहों का भी इंतजाम, उनका ऑनरेरियम का भी जो है वो तकरीबन 10 महीनों के लिए देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसका भी एक मिनिमम जो है 5 to 6,000 जो भी होता है वो एडिशनल जो है वो सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इसमें। अच्छा, मोहसिन साहब आप ये बताएं कि ये जो माइनॉरिटीज़ वेलफेयर की जो प्राइम मिनिस्टर की 15 पॉइंट स्कीम है, इसमें मेरिट स्कॉलरशिप भी हैं, यानी तालीमी लियाकत की बुनियाद पर अक़लियतों से जो वाबस्ता बच्चे हैं, जो जैन मत के हों, बौद्ध मत के हों, सिख मत के हों, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, मुसलमान हो, इन बच्चों के लिए मेरिट स्कॉलरशिप यानी 2 सतह पर दी जाती है, पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये सही बात है। जैसे उसमें क्या होता है कि देखिए, कुछ बच्चे 1 to 5th तक के हैं, तो प्री या 8 तक के बच्चे हैं, उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। और एक खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ आम के लिए कि ये सारी स्कॉलरशिप जो है वो आप ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो पैसा वेरिफिकेशन के बाद जो होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, आप घर बैठे अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन में, और आपका पैसा जो है DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है, उसके हिसाब से आपको घर बैठे आपके अकाउंट में आ जाता है। यानी वो जो बच्चे अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो हैं, डायरेक्ट इंटरमीडिएरी की बजाय उन्हीं के अकाउंट में रास्त तौर पे बेनिफिशियरी को पैसे मिल जाते हैं। ये सही बात है। वैसे साहब हमने पढ़ा है और ये सुना भी है कि ये जो स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट है पूरे हिंदुस्तान में नेशनल स्केल पे अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका को पहला नंबर हासिल है कि जो इसकी स्ट्रीम लाइनिंग है ये बेहतर है। नहीं, सही बात है कि कर्नाटका में जो है हुकूमत ने, मैं भी जब रहा था तो हम लोगों ने इनको ऑनलाइन एप्लीकेशंस का उस वक्त पहले शुरू किया था। तो इस लिहाज से जो है तकरीबन हर साल जो है 3 से 4 लाख बच्चे जो है प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में
वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा। और इसमें जो है कर्नाटका जो है सरफहरिस्त रहा है किसी भी स्टेट से। अच्छा। बल्कि हम लोग जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मीटिंग के लिए जाते थे तो कहते थे भाई आपने तो अपना काम पूरा कर लिया है, जी जी बिल्कुल, दूसरे स्टेट्स ने अभी काम नहीं किया है। तो इस तरह से ये बात सही है कि हमने तो यहाँ अक़लियती बहबूद महकमे में जो अफसरान हैं वो फ़र्शनास हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो तमाम स्कीम्स है उसको लागू करने में भी वो बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। सही बात है। जी मोहसिन साहब, आप ये बताएं कि हमने ये प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम में देखा है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसके तहत हर रियासत में डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के इश्तिराक के साथ जी तालीमी वसाइल की फ़राहमी के लिए, यानी जो रिसोर्सेस हैं वो फ़राहम करने के लिए और उनकी तालीमी लियाकत को बढ़ावा देने के लिए, सहूलतें पहुंचाने के लिए तालीमी इदारों को कई स्कीमें हैं। इसके ताल्लुक से आप कुछ देखिए, मौलाना एजुकेशन फाउंडेशन जो है एक इंडिपेंडेंट फाउंडेशन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर के तहत में। जी जी। तो उनकी ये कोशिश है कि खासकर माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ, अक़लियतों की जो बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको भी तालीम में आगे लाया जाए। जी। इस काम के लिए वो स्कॉलरशिप देते हैं। उसके साथ साथ उनकी एक और कोशिश भी है कि जो तालीमी इदारे हैं, ITIs हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या टेक्निकल कॉलेज हैं, फार्मेसी कॉलेज हैं, उनको भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए भी उनके लेबॉर्ट्री क्या हो सकता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी हो सकती है, एक्स्ट्रा क्लासरूम की फैसिलिटी हो सकती है, उसके लिए भी वो हमारे स्टेट के जो माइनॉरिटी वेलफेयर इदारा होता है उसके ज़रिए अगर आप प्रपोजल वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें तो वो उसको भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो उनको अप्लाई करना होता है हर रियासत के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू से करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। अब मोहसिन साहब, एक और अहम पॉइंट यह है कि तालीमी मेयार के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड, ज़िंदगी का मेयार भी अक़लियतों का बेहतर हो, इस पर तवज्जो दी जाती है। इस सिलसिले में देहातों में इन विलेजेस में कई स्कीम्स रहे हैं गरीबों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। हमारे पास स्वर्ण जयंती रोजगार योजना है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, नरेगा जिसको कहते हैं, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। इन तमाम स्कीमों का नफाज किस तरह, इसका फ़ायदा माइनॉरिटीज़ को पहुंच रहा है? देखिए, अब जैसे जानते हैं कि जो देही इलाके हैं, जो ग्रामीण एरिया हैं, उसमें जो है ज़रूरत इस बात की है कि जो भी माइनॉरिटीज़ के जो अफराद हैं या जो भी काम करना चाहते हैं उनको अपने ग्राम पंचायत में, क्योंकि देखिए ये हमारा जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, डिसेंट्रलाइज है, तो वो अपने ग्राम पंचायत में अगर वो रजिस्टर करें तो वहाँ पर से वो रजिस्ट्रेशन करके उनका एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। अच्छा। और मिनिमम 100 डेज गारंटी है और उसमें भी उसी तरह है कि अगर आपने काम किया है तो आपका जो पैसा जो है आपके अकाउंट में आएगा। जी जी। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बेरोजगार हजरात हैं, जिनको काम की कमी है, तो अपने ग्राम पंचायत में रजिस्टर करें और उसके ज़रिए जो उनका जब काम करने के बाद 100 डेज़ का पेमेंट है, ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट टारगेट बढ़ाती रहती है, तो वो काम करें तो उनका पैसा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट कॉर्पोरेशन के जरिए, लाइक कर्नाटका में कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसके जरिए भी जो NMDC से है वो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या आप कोई कंपनी फैक्ट्री बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन मिलता है। 30 लाख तक का जो है वो लॉन्ग टर्म लोन होता है या 20 लाख 10 लाख जो प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको मिल सकता है। अच्छा, तो अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का भी रोल होता है। जी। हम ये देखते हैं कि नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो हर स्टेट में वहाँ की जो रिस्पेक्टिव मस्कूरा फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिस तरह के कर्नाटक में KMDC हुआ, तो इसके थ्रू से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोन दिया जाता है और हमने सुना है कि तालीमी खर्चे भी दिए जाते हैं, एजुकेशन लोन्स भी दिए जाते हैं। इसके बारे में कुछ वजाहत आप? देखिए, इसको दो तरह से आता है। एक तो होता है कि जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप मिल गई, बाकी जो है जैसे हमारे स्टेट में अरीवू स्कीम है, उसके जरिए जो है KMDC लोन देती है। आप टेक्निकल एजुकेशन में पढ़े हैं, आप मेडिकल कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, तो आपको हो सकता है कि आपकी फीस कम पड़ रही हो तो आप वहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक काम करती है, स्कॉलरशिप भी देती है कि उसका स्कीम को कहते हैं पढ़ो परदेश। तो आप जो है किसी भी बैंक से आप जाके बैंक लोन ले सकते हैं और उसकी जो इंटरेस्ट पोर्शन आता है, अच्छा, वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है। जी जी। तो ताकि आपके जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे हैं वो विदेश भी जाकर पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए भी स्कीम है पढ़ो परदेश। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कर्नाटक जैसी रियासत में CET के जरिए जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेस को जाते हैं, अब उनकी फ़ीस की अदायगी भी ये अरीवू स्कीम के तहत की जाती है।
ये बात सही है कि देखिए हम कर्नाटका में हम लोगों ने एक सिस्टम एक जारी किया था कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, जी हाँ, तो हम क्या करते थे कि बच्चे हमारे पास आने के बजाय आप सिर्फ अपने एप्लीकेशन में लिख दीजिए कि मैं अपना लोन लेना चाहता हूं। जी हाँ। अगर आपने वो कॉलम फिलअप कर दिया तो हम जो है एडवांस पैसा वो सीईटी सेल को वो दे देते थे, और जब आपका एडमिशन वहां पर फिक्स हो गया तो उसका जो चेक होता है वो डायरेक्ट कॉलेज को चला जाता है। अच्छा, उससे ये फायदा ये होता है कि बच्चों को जो है वो हमारे ऑफिसर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। जी जी, जो भी आपका मेडिकल में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया तो आपकी जो केएमडीसी का लोन है वो आपके अकाउंट में और कॉलेज के अकाउंट में फौरन चला जाता है। अच्छा, तो इससे बहुत बच्चों को बहुत फायदा होता है। यानी वो बच्चे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेते हैं, इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हों, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी खर्चे की बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आईटीआई में हो पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, आप एमएस कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। पहले तो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कीजिए, अगर वो नहीं है तो आप लोन की भी फैसिलिटी जो है वो केएमडीसी के जरिए, जो अरिव स्कीम है हमारे कर्नाटका में, अदर स्टेट्स में भी जो आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, केरला में हो सकता है, तमिलनाडु में हो सकता है, वहाँ भी ये लोग फैसिलिटी उठाते हैं। अच्छा, अब जो खर्चे लेते हैं स्टूडेंट्स, उसका रीपेमेंट जो है, जो अदायगी है, वो खर्चे की अदायगी, वो तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो बरसरे रोजगार हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ जाते हैं, उसके बाद वो शायद उसके बाद होता है और आसान किस्तों में होता है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट भी होता है वो भी बिल्कुल 5-6% ही होता है। अच्छा, जबकि आप कमर्शियल बैंक में जाएंगे तो 10-12% दे सकना पड़ता है। जी जी, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो बिल्कुल मिनिमम लेते हैं। अच्छा, और आसान किस्तों में आप दे सकते हैं। अच्छा, मोहसिन साहब, हमने ये मालूम किया है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के 15 नुकाती प्रोग्राम है, 15 पॉइंट प्रोग्राम, इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे भी फोकस रहा है, तवज्जो रही है। जिस तरह के हर स्टेट में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में ताल्लुक लेवल पर भी ITI होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बच्चों को टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज दी जाती है। अब माइनॉरिटीज़ से जुड़े बच्चों के लिए भी उन इलाकों में जहाँ माइनॉरिटीज़ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ नए ITI कायम करना और जो मौजूदा ITI है उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के तौर पर डेवलप करना, ये स्कीम है। क्योंकि आप सेक्रेटरी भी रह चुके हैं माइनॉरिटी वेलफेयर केस के, आपके क्या मुशाहिदात रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हमारे ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो उसमें स्किल इंडिया के तहत जो है आजकल ये प्रोविज़न है कि बच्चे जो है अगर रजिस्टर करते हैं तो उनको एडिशनल सपोर्ट मिलता है, और कुछ इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट कर, सबको नहीं करते वो सेंटर ऑफ एक्सलेंस के नाम पर भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे हैं, तो उसमें जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलती है, आपके बच्चों को जो है वो स्टेट लेवल में मौका दिया जाता है ताकि आपके बच्चे जो है आगे बढ़ सकें। जी जी। तो मोहसिन साहब, ये बातें नहीं, और दूसरी जानिब हम बढ़ते हैं। जिस तरह के ये 15 पॉइंट प्रोग्राम में एक इशारा ये भी दिया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में माइनॉरिटीज़ को कंसिडरेबल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, खातिर खां नुमाइंदगी देने की भी कोशिश की जा रही है। जिस तरह के मरकज़ी गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने तौर से, चाहे वो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हों या नेशनलाइज्ड बैंक्स हों या रेलवेज हों, वह हम बेहतर रिप्रेजेंटेशन देंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, और सिलेक्शन कमेटी में हम एक माइनॉरिटी के नुमाइंदे को रखेंगे। और तमाम रियासतों को ये हिदायत दी गई है कि आप भी अपनी अपनी रियासतों में जब रिक्रूटमेंट कमेटी बनाते हैं, वहाँ पर एक नुमाइंदा रखें जो माइनॉरिटीज़ से हो, ताकि उनको मुनसिफाना तौर पर जस्टिफाइबल तौर पर रिप्रेजेंटेशन मिले। देखिए, इसको दो तरह से किया जाता है। आपको पहले दौर में ये कह सकता हूँ कि हुकूमत की कोशिश है कि जो माइनॉरिटीज़ की जो है वो नुमाइंदगी है वो गवर्नमेंट सर्विस में ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए जो है वो एक तो है कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होता है, चाहे IAS हो सकता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो सकता है, आपको रेलवेज में, बैंक्स में, LIC वगैरह में, वहाँ जाने के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि बच्चों को टेक्निकल उतनी नॉलेज नहीं होती, उसको ट्रेनिंग आती है। उसके बाद कहीं कहीं ये शिकायत आती है कि भाई हमारे माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को थोड़ा फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो इससे बचने के लिए हुकूमत का क्या डायरेक्शन है कि जहाँ पर इस तरह के जो पुलिस रिक्रूटमेंट हो रही है या बैंक में हो रहा है, तो वहाँ पर एक अक़लियती के नुमाइंदा भी जो है वो पैनल में रहना चाहिए। अच्छा। या जो भी सिलेक्शन बोर्ड है उसमें एक अक़लियती नुमाइंदा होना चाहिए, ताकि सभी को किसी को ये शक ना हो कि हाँ मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो। करेक्ट। तो इसकी ये कोशिश है। तो जहाँ भी पुलिस हो या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या डिफेंस में होता है, वहाँ पर कोशिश होती है कि इस तरह के लिए प्रोविज़न किया जाए ताकि सभी को अच्छी नुमाइंदगी मिल सके। जी, यानी उनको उन तमाम लाजिमतों के लिए
मुलाजिमत में इंटरव्यू जाने से पहले भी तरबियत दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखा जाता है कि उनको एक फेयर डील हो, जी, उनके साथ मुनसिफाना रवैया रखा जाए, इसकी भी कोशिश हो। हाँ, इसके लिए डायरेक्शन। जी, अब हम चलते हैं हाउसिंग के तरफ। यानी हिंदुस्तान में एक तरफ देहात हैं, दूसरे तरफ शहरी आबादियां हैं। अब देहातों में माइनॉरिटीज़ के लिए एक इंदिरा आवास योजना जो है, इंदिरा आवास योजना, यानी देही इलाकों में उन माइनॉरिटीज़ से जुड़े हुए तबक़ात के लिए मकानात की फ़राहमी के लिए और इसमें स्कीम बनाई गई है ताकि उनको मकानात तामीर करने के लिए क़र्ज़े दिए जाएं। इसके ताल्लुक़ से आप कुछ तफसीलात पेश करें। हाँ, देखिए, आप जैसे कहा कि इंदिरा आवास योजना अब ये स्कीम नहीं है, बल्कि अब सबको इसको जम करके इसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, PMAY। तो और शहरों में है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत मकानात की अलॉटमेंट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी देही इलाके में हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने ग्राम पंचायत में रजिस्टर कर सकते हैं, तो उनको वहाँ उस लेवल में अलॉटमेंट होता है। अर्बन एरियाज़ में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उसके ज़रिए जो है हुकूमत की कोशिश है कि तकरीबन 15% जो है मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ जो है अक़लियतों को, इसमें सिख हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, सभी को 15% घर मिलने चाहिए। तो हुकूमत की कोशिश है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरी स्कीम है, उसमें 15% जो है वो नुमाइंदगी जो है अक़लियतों को ज़रूर मिलना चाहिए। जी, मोहसिन साहब, अभी हमने देहातों की बात की, अब हम चलते हैं शहरों की तरफ। जी, यहाँ भी जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन जो रिन्यूएबल जो मिशन है, उसके तहत भी मकानात की तामीर के लिए और जो वो बस्तियाँ जो स्लम कहलाती हैं, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दी स्लम जो प्रोग्राम है ना, उस तहत भी क्या कोशिशें होती हैं? हाँ, ये सही बात है कि न सिर्फ देही इलाकों में बल्कि शहरों में भी कोशिश होती है कि जो हमारी आबादी है, अक़लियतों की आबादी है, उनको जो है 15% अलॉटमेंट जो है स्लम डेवलपमेंट में भी होता है। और जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका शहरों में भी काम होता है, उसके तहत भी उनको 15% जो है वो मौका मिले। अच्छा, तो बेंगलोर और काफ़ी जो बड़े शहर हैं वहाँ मैंने देखा है कि हम लोग को कोशिश होती है कि 15% जो है रिजर्वेशन उनको मिले। जी, मोहसिन साहब, अब इन जो 15 नुकात में एक अहम नुक्ता ये भी रहा है कि फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को रोका जाए, यानी उसकी रोकथाम किया जाए, फ़िरक़ा वाराना फसादात को किसी तरह से भी होने से रोका जाए। ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि ज़िला सतह पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या डिप्टी कमिश्नर है, उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं। इस तरह के रोकथाम का जो मिशन है, इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक सही बात मैं कहना चाहूँगा आवाम को जी कि 15 निकाती प्रोग्राम के तहत न सिर्फ फ़िरक़ा व फ़साद को बल्कि हर एक ज़िला में हुकूमत की गाइडलाइंस है कि डिप्टी कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है और कुछ NGOs होते हैं, MLAs होते हैं और इवन MP जो है उसके मेंबर होते हैं। अच्छा, तो उनको हर महीना या 2 महीने पर उसको रिव्यू करने का वो उनको ऑर्डर दिया गया है। और उसके साथ साथ ना डिस्ट्रिक्ट में बल्कि स्टेट लेवल में भी चीफ सेक्रेटरी के अंदर चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है, जी हाँ, जो क्वार्टरली हर 3 माह पे उसको रिव्यू करते हैं। तो जो दीगर जो मैंने बताया तालीम के तहत से या रहायशी मद में ये दूसरी स्कीमों को भी रिव्यू करते हैं और ख़ास करके जो फ़िरक़ा व फसाद हुए हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या हो रहा है, अगर कोई चार्जशीट हुआ है, कोई FIR हुआ है, उसकी क्या पेशरफ्त है, क्या कारकर्दगी है, कहीं पर फाइल पे वक्तन फ़ौतन पीरियडिकली इसका जायज़ा लिया बिल्कुल बिल्कुल, और इसको फिर हुकूमत हिंद को इसको भेजा जाता है, वहाँ पर भी जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर के तहत इसको रिव्यू किया जाता है। जी जी, अब हमने फ़िरक़ा वाराना फ़सादात को रोकने की बात की। अब जो फ़िरक़ा वाराना फ़सादात किसी तरह से जब हो जाते हैं, अब जो मुतासरीन होते हैं उनकी बाज़ाबातकारी के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाता है? देखिए, बाज़ाबतकारी का जहाँ तक मसला है कि अगर कुछ जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए जो है स्टेट जो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए जो है उनको जो है माशी तौर पर सपोर्ट किया। अगर उनकी दुकान जल गई है तो कुछ कंपनसेशन दिया जाता है और उनको अपने नए सिरे से अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए भी KMDC वगैरह में हमारे यहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्कीम्स निकाली हैं ताकि उनको जो है जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। अच्छा। तो उसकी कोशिश होती है कि जो विक्टिम्स हैं उनको बाज़ाब्ताकारी की जाए। तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट जो आपके जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको अप्रोच करना चाहिए ताकि उससे फ़ायदा उठा सकें। जी, मोहसिन साहब, ये 15 नुकाती प्रोग्राम के आखिरी नुक्ता ये है कि वो लोग जो फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के ज़िम्मेदार होते हैं,
जो साजिशें करते हैं, जो जुर्म में शामिल हो जाते हैं, उनके साथ भी बड़ी ही स्ट्रिक्ट तौर पर कानूनी चाराजोई की भी कोशिशें की जाए। नहीं, वही मैंने बताया कि जैसे कि FIR हुए हैं तो डिस्ट्रिक्ट में SP जो हैं, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं। जी जी। FIR हुई तो FIR के बाद चार्जशीट हुई कि नहीं हुई, चार्जशीट हुई तो उसके बाद कोर्ट में इसके प्रोसेस चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग, तो उसके साथ साथ हमारे NGOs वगैरह भी होते हैं तो वो भी इसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो इससे लोगों को डर रहता है कि नहीं भाई, अगर इस तरह के कोई हादसा हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हादसा हो गया तो उसकी जो है वो पूरी कानूनी जो कार्रवाई है वो कंप्लीट होगी, ताकि दूसरों को भी इशारा मिले, सबक इन मिले चीज़ों से कि इस तरह की मुश्किलें बातें पैदा हो सकती जी हैं। बिल्कुल सही बात है। तो नाजरीन, अभी हमने इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म के 15 नकौती प्रोग्राम बराए अक़लियती बहबूद पर हमने गुफ्तगू की। हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक रहे मोहम्मद मोहसिन साहब, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक में। मैं दूरदर्शन बेंगलोर की जानिब से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।